नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। अब खबरें अन्य राज्यों से। झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा का गांव उलिहातू तमाड़ विधानसभा क्षेत्र की राजनीति का एक प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यहां से मौजूदा झामुमो विधायक विकास कुमार मुंडा के लिए इस बार की चुनावी राह आसान नहीं होगी। एक तरफ उनके पिता एवं पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा के हत्याकांड में आरोपी गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर मैदान में उतरने वाले हैं, वहीं दूसरी ओर खुद उनके भाई राजकुमार मुंडा भी झापा से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। न्यूज़ 21 के साथ खास बातचीत में विकास कुमार मुंडा ने बताया कि बीते 10 सालों में उन्होंने क्षेत्र में विकास की गंगा बहाई है और जनता से मिल रहे समर्थन के दम पर चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। रांची से संतोष मेहता की रिपोर्ट। इन क्षेत्रों में निवास करते हैं और जब भी झारखंड में चाहे लोकसभा की चुनाव हो चाहे विधानसभा की चुनाव हो, जब भी चुनाव होती है तो ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं, पब्लिक हैं, वे काफ़ी उम्मीद रहते हैं कि इस बार हम लोग के ग्रामीण क्षेत्र में विकास हो। जब झारखंड में इस बार चुनाव है तो हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में अनुमानित जनसंख्या 4.06 करोड़ है और वहीं हम रांची की बात करें तो रांची की जनसंख्या है 29,14,253 और रांची में गाँवों की संख्या 1311 गाँव में 305 पंचायत आते हैं। इस वक्त हम तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं 2 बार के विधायक रह चुके विकास कुमार मुंडा जी। इनके बारे में बताऊं तो इनके नाम से ज़्यादा इनको विकास कामों के लिए जाना जाता है। तो हम विकास कुमार मुंडा जी से सीधे जुड़ते हैं और 2 साल के विधायकी कार्यकाल में किस तरह के जो कार्य हुए हैं उससे बात करेंगे और किन कार्य में भी बाकी है उस पर भी चर्चा करेंगे। स्वागत है भैया आपका न्यूज़ 21 में। बहुत बहुत धन्यवाद आपके और आपके चैनल के व्यूवर्स को मेरी तरफ से जोहार। भैया सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पे ज़्यादातर लोग किसान लोग हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है क्या कि आपके क्षेत्र में हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था तो ये जानकारी मिला कि जंगली हाथी की समस्या बहुत है। क्या कि किसान जो है खेती करते हैं लेकिन जंगली हाथी आते हैं उसको बर्बाद कर देते हैं, लेकिन 10 सालों से उस पर काम नहीं हुआ। क्या कारण रहा कि काम नहीं हुआ? होगा तो कब होगा, कब तक काम होगा? देखिए, जंगली हाथियों का जहाँ तक उत्पात का सवाल है, लोगों को पहले समझना पड़ेगा कि देखिए आपको हाथियों को लेकर के, बाघों को लेकर के भारत सरकार का जो आपको जितने भी इस तरह के वन्य प्राणी उनके लिए स्पेशल कानून बनाए हुए हैं, उनके संरक्षण के लिए। उनको आप एक तरीके से ऐसा नहीं कि कैद करके रख सकते हैं या फिर आप उनको कहीं क्या बोलते हैं मार सकते हैं। इसको लेकर के उनके संरक्षण हेतु कानून बना हुआ है। अब हुआ क्या है कि देखिए अब हाल के सालों में या फिर पिछले 20-30 सालों में अगर आप चीज़ों को देखेंगे तो हाथियों का जो भ्रमण करने का जो एक पूरा साइकिल था वो प्रभावित हुआ है। इस बात को भी स्वीकार करना पड़ेगा सभी को। पहले आपको एक पूरा राउंड सर्कल दलमा से निकल करके आपको बंगाल के अयोध्या पहाड़ से लेकर के वापस चले जाते थे, लेकिन आप देखिए अभी बंगाल के सीमाओं पर एक तरीके से कटीले तार लगा देने की वजह से वो हाथियों का जो उनका भ्रमण करने का जो उनका रूट होता था वो पूरी तरीके से अव्यवस्थित हो गया, जिसके कारण से अभी आप देख रहे हैं कि बेसमय भी हाथी झुंड बना करके आपको कहीं गांव में अचानक से घुस जा रहे हैं, फसलों को नष्ट कर रहे हैं। तो हमारा ये मानना है कि इनसे हम बचने के उपाय ही कर सकते हैं। अब इनके लिए परमानेंट कुछ सॉल्यूशनों को लेकर के हम लोगों ने बात किया था। हमने राज्य सरकार की तरफ से बंगाल सरकार को इस संबंध में पत्र भी भिजवाया है और हमारे पीसीसीएफ और बंगाल के पीसीसीएफ को द्विपक्षीय वार्ता भी इस संबंध में हुई है, लेकिन कोई हल अभी तक नहीं निकल पाया है। इस दिशा में आप कहिएगा तो पूरी तरीके से जो हाथी के बचाव या फिर हाथी के प्रकोप से बचाव के लिए जो कार्य किए जाने थे वो वन समिति के माध्यम से किए जा रहे हैं। जहाँ जहाँ भी शिकायतें आती हैं वहाँ पर वन विभाग के द्वारा लगातार उसके ऊपर में कार्रवाइयाँ हो रही है, लेकिन ये हम सभी को स्वीकार करना पड़ेगा कि इसका कोई तत्काल समाधान नहीं है। इसके ऊपर में आपको ये प्लान करके लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन सोचना पड़ेगा, तभी जाकर के इसके ऊपर में काम हो सकता है। और सिर्फ झारखंड सरकार अकेले इस विषय का समाधान नहीं निकाल सकती है। इसके लिए बंगाल सरकार और झारखंड सरकार को मिल करके साझा कार्यक्रम तय करना पड़ेगा, तभी जाकर के जो हाथियों का जो एक अभी उनके भ्रमण करने का जो एक रूट
जो डाइवर्ट हो गया है उसको ठीक किया जा सकता है। और आप देखेंगे कि ये चीज़ें कब से शुरू होना अब शुरू होने से हुआ? आपको लगता है कि ज़्यादा नहीं 15-17 सालों में हाथी फसलों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, लोगों को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं, घर तोड़ दे रहे हैं। लेकिन पहले उतनी ज़्यादा शिकायतें नहीं आती थी। इसके ऊपर में हम लोग भी प्रयासरत हैं, लेकिन निश्चिंत रहिए, इन सभी चीज़ों की जानकारी प्राप्त करने के बाद में हम लोग इसके लिए सफल प्रयास आने वाले समय में भी करते रहेंगे, ताकि जितना हो सके हम लोग जो डैमेज हो रहा है उसको कम से कम हो, उस इसका लेकर के हम लोग ध्यान रखेंगे। आपका हमेशा प्रयास रहता है कि क्षेत्र का विकास को लेकर के, लेकिन एक बात ये भी है कि आपके तमाड़ विधानसभा क्षेत्रों से सैकड़ों महिलाएं हैं जो कि डेली रांची अपना मजदूरी के लिए जाते हैं, तो उसके लिए उन लोग को रांची नहीं जाना पड़े, उन लोग को अपने क्षेत्र में ही स्वरोजगार मिले, इसके लेकर के क्या प्लानिंग है ये आपका? देखिए, हमारे क्षेत्र में मुख्य रूप से रोजगार का जो सबसे बड़ा आपको ज़रिया है, साधन है, उसको कहिए तो कृषि है। क्योंकि हमारे यहाँ पर, हमारे ही नहीं पूरे पश्चिमी क्षेत्र में, पूरे ग्रामीण परिवेश में झारखंड का भी आप देखेंगे तो लोगों का रोजगार का सबसे प्रमुख साधन रोजगार ही कृषि ही है। इसको लेकर के हम लोगों ने पिछले 10 सालों में कई प्रयास किए हैं कि किसान एक कृषक के रूप में सुदृढ़ हो। उसको लेकर के देखिए कई सिंचाई परियोजनाएं हैं जिसके ऊपर हम लोगों ने काम किया। कांची नहर सिंचाई परियोजना की भी स्थिति अगर आप देखेंगे तो पहले, आज से 10 साल पहले, एक भी केनाल आपको पक्कीकरण नहीं किया हुआ था। सारे हमने मुख्य केनाल को पक्कीकरण कराया। चिरगाली डैम का पुनर्निर्माण हम लोगों ने कराया। उसके बाद आप देखेंगे तो सोसोकोटी डैम जो अड़की में है वो ध्वस्त हो गया था, उसका पुनर्निर्माण हम लोगों ने कराया। इस तरीके से कई ऐसे पुराने प्रोजेक्ट थे जो आपको लाभ तो बहुत देते थे किसानों का, लेकिन मेंटेनेंस के अभाव में या फिर उसको उसके ऊपर में काम के अभाव में वो योजनाएं धरी के धरी रह गई। तो उसको हमने जिंदा किया सबसे पहले। तो इतना ज़रूर हो गया है कि बरसात के पानी को हम लोग अच्छे तरीके से आज के दिन में यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं। आज से 10 साल पहले की तुलना में हम आपको कर रहे हैं कि आज बरसात के पानी को हम लोग पहले से ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे हैं। लेकिन इतना काफ़ी नहीं है, ये हम भी कह रहे हैं। इसके अलावा हम लोग कुछ प्लान पे आगे बढ़े हैं, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कामयाबी हमें नहीं मिल पाई, जिसमें हम लोगों को सबसे पहले बरसात का जो पानी है उसको स्टोर करके एक डैम बना करके बनाएंगे, तभी जा कर के बरसात का पानी हम लोग साल भर इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी जा कर के हमारे जैसे अभी देखते हैं हम लोग कि खेती के समय में जो 6 महीने की खेती होती है उसमें सभी लोग यहाँ इंगेज रहते हैं, अपना काम करते हैं, लेकिन जो 6 महीना का वक्त जो एक्स्ट्रा बचता है लोग मजदूरी करने के लिए, उसी समय पर लोग इधर उधर जाते हैं। तो उसको रोकने का सिर्फ एकमात्र तरीका जो नज़र आता है कि सबसे पहले कृषि के क्षेत्र में हम लोग उस दिन आत्मनिर्भर हो जाएंगे जिस दिन हम लोग साल भर अगर किसानों के खेत में पानी देने में कामयाब हो जाते हैं। तो हमको लगता है कि हमारे इस क्षेत्र के जितने भी किसान भाई हैं उन लोगों को बाहर मजदूरी करने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे कि छोटे-छोटे लघु उद्योग भी आपके क्षेत्र में लग जाते हैं, तो उससे भी लोगों को स्वराज मिलेगा, उससे भी तो काम हो सकता है कि उन लोगों को फिर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उसको लेकर के कुछ प्लानिंग है आपकी? देखिए, उद्योगों को लेकर के देखिए 2 चीज़ें हैं। इसमें एक सकारात्मक रूप भी है, एक नकारात्मक रूप भी है। सकारात्मक रूप अगर आप कहेंगे तो निश्चित तौर से उद्योगों के आने से तो लोगों को रोज़गार मिलता है, इसमें हमारे कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसी राज्य में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उद्योग धंधे जितने भी लगे हैं, लोग विस्थापित हुए हैं, उनकी क्या स्थितियाँ रही हैं, इसको भी नज़रअंदाज आप और हम नहीं कर सकते हैं। तो जब तक वो व्यवस्थाएँ, विस्थापितों की व्यवस्थाएँ, मुझे लगता है कि एक सटीक उसके ऊपर में कोई नियम कानून नहीं बन जाते। कानून बने हुए हैं लेकिन वो लागू नहीं धरातल पे हो पाए। तो हमको लगता है कि ऐसी व्यवस्था जब तक नहीं बन जाती है तब तक के लिए हमको लगता है कि उद्योग धंधों लाना और उसमें लोगों को विस्थापित करके जो नई व्यवस्थाएं बनती है उसमें हमको लगता है कि थोड़ा सा सुधार के बिना मेरा मानना है कि वो अपरिपूर्ण लगता है। क्योंकि अगर आप कोई काम को कर रहे हैं तो उसको इतने अच्छे तरीके से उतारिए ज़मीन पर कि उतारने पर किसी भी तरीके का नकारात्मक प्रभाव ना पड़े सोसाइटी पर।
तो ये भी देखना है। तो उद्योग धंधों के हम लोग विपक्ष में नहीं हैं, लेकिन इस बात को भी तो पक्ष को रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि वहाँ जो लोग विस्थापित हो जाते हैं, उन लोगों के लिए एक ऐसी व्यवस्था बने ताकि उनको भी उस योजना से जो रोज़गार पैदा हो, उसमें भी उनकी भागीदारी हो। नहीं तो फिर एक तरफ हम रोज़गार दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम विस्थापित करके उन वो हट हट जाएँगे वहाँ से। तो मुझे नहीं लगता है कि एक काम आप कर रहे हैं और दूसरी समस्या आप तब पैदा कर रहे हैं वाली स्थितियाँ होंगी। जैसे कि मेरा कहने का मतलब ये था कि जेएसएलपीएस से बहुत सारे लोगों को अभी रोजगार मिल रहा है। उस तरह की छोटी-छोटी योजनाएँ ला के या कुछ काम करके वैसे भी तो किया जा सकता है कि उन लोग को रोजगार मिल सके। नहीं, निश्चित तौर से कई ऐसे जेएसएलपीएस में का ही मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ। राज्य सरकार ने जेएसएलपीएस में काम करने वाली महिलाओं के लिए, उनके रोज़गार को स्वरोज़गार के लिए मुझे लगता है कि अभी तक सबसे ज़्यादा 10,000 करोड़ से ज़्यादा का पैसा राज्य सरकार ने दिया है। तो 10,000 करोड़ रुपए कोई छोटी-मोटी पैसे नहीं होते हैं और सीधे तरीके से मैं तो उदाहरण स्वरूप आपको कई चीज़ें बता सकता हूँ, जिसमें रोज़गार के लिए आप देखिए कई महिला समूहों को अभी ट्रैक्टर का वितरण किया गया। कई ऐसी चीज़ें चल रही हैं जैसे सरकार के माध्यम से आपको ऋण भी कई संस्थाओं को बड़े-बड़े ऋण मिले हैं। उसमें कई पलाश जैसी आपको क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट है वो पलाश बना रही है। तो सभी महिला समूह के बल पे ही ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो अभी भी मेरा ये मानना है कि जितने अभी तक इनिशिएटिव हुए हैं वो अच्छे हैं। लेकिन और भी कुछ इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है महिला समूहों को सशक्तिकरण के लिए। मुझे लगता है कि सरकार ने मैया सम्मान निधि की योजना तो निश्चित तौर से लाई है और उसकी राशि को भी राज्य सरकार ने बढ़ा करके 2500 कर दिया है। तो इस तरीके से एक मेरा ये मानना है कि एक ही जरिया नहीं है सभी को सशक्त करने के लिए, चाहे रोजगार हो के दृष्टिकोण से हो, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो। कई विषयों पे हमको लगता है कि कई तरफ से काम करने की ज़रूरत है। आपके प्रयास से आज़ादी से पहले कहीं सड़क नहीं था, वहाँ पर आपके प्रयास से सड़क पहुँचा दी गई है। लेकिन आपके विधानसभा क्षेत्र में 2 पुल टूटे हुए हैं, जहाँ से सैकड़ों ग्रामीणों को आने में दिक्कत हो रही है। उस पर कब काम होगा? निश्चित तौर से उसके ऊपर भी काम होगा। हाँ, ये बात सही है कि उसका काम हम लोग नहीं करा पाए हैं, लेकिन यो योजना भी अभी लाइन में है। वो योजनाओं को भी हम लोग आने वाले समय में उसको पूरा करेंगे। चूँकि अब आप देखेंगे हमने कई उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ कि कई योजनाएँ पहले पूर्ण नहीं थी, आधी-अधूरी पड़ी हुई थी, उसको हम लोगों ने पूर्ण करा। जैसे बुंडू में ही आपका अनुमंडल अस्पताल बनना था, आपको याद होगा कि एक समय में वो खंडहर की अवस्था में था। उसको हम लोगों ने बनवा करके फिर से चालू कराया और आज के दिन में अनुमंडल अस्पताल कई तरह की सेवाएँ दे रहा है। उसी तरीके से कई और ऐसी परियोजनाएँ हैं जो बंद अवस्था में थी, छूट गई थी, जिस पे काम नहीं हो पाया था, उसको हम लोगों ने वापस से ज़िंदा करके उसको आज के दिन में चालू कराया है। तो उसी तरीके से हम आपको कह रहे हैं कि इन दोनों पुलों पे कार्य जो जिन्होंने काम किया उस पे कार्रवाई भी होगी और नए सिरे से पुल भी बनेगा। उसकी अनुशंसा हम लोगों ने आपको लोकसभा चुनाव के बाद हम लोग को माँगा गया था, तो उसकी अनुशंसा भी कर दी गई थी और हमको लगता है कि ज़्यादा समय इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। मार्च तक हम लोग इसको प्रयास करेंगे कि करवा ही लें। आपने तो पुल पुलिया को लेकर बहुत सारे काम किए, लेकिन अगला प्लान हेल्थ और एजुकेशन को लेके, हेल्थ और एजुकेशन ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्या है। उसको लेकर के क्या प्लानिंग है कि बेहतर सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों में मिल पाए? नहीं, निश्चित तौर से देखिए सिर्फ हमारे क्षेत्र की बात नहीं है, हेल्थ और एजुकेशन पूरे राज्य का विषय है। राज्य का विषय इसलिए है क्योंकि आप देखिए कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सही मायने में कुछ चीज़ों पे सुधार हुआ है, लेकिन हम लोग इस पोजीशन पे नहीं पहुँचे। आज भी देखिए कि जो सुदूर क्षेत्र के गाँव के ग्रामीण रहते हैं, उन लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लेने के लिए आज भी 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर दूर उनको ट्रैवल करके आना पड़ता है, तब जाकर के उनको स्वास्थ्य सुविधाएँ प्राप्त होती हैं। मेरा मानना है कि सबसे 2 चीज़ें हैं, एक तो प्राथमिक उपचार, जो हम मुझे लगता है कि पंचायत स्तर पे लोगों को आसानी से उपलब्ध होना चाहिए और दूसरा है प्रखंड स्तर पर आपको प्राथमिक उपचार से एक स्टैंडर्ड ऊपर लोगों को वहाँ कम से कम अगर मेजर वो हैं, एक तो प्राथमिक उपचार, जो हम मुझे लगता है कि पंचायत स्तर पे लोगों को आसानी से उपलब्ध होना चाहिए और दूसरा है प्रखंड स्तर पर आपको
प्राथमिक उपचार से एक स्टैंडर्ड ऊपर लोगों को वहाँ कम से कम अगर मेजर वैसी कोई सर्जरी की जैसी अगर दिक्कत नहीं है, तो वो इलाज अपना प्रखंड में जो आपको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है वहाँ पर आप इलाज करा सकें। और एक जिला स्तर पे मुझे लगता है कि एक अच्छा अस्पताल जो पूरे ज़िले के लोगों के लिए हर तरीके से सुविधा से परिपूर्ण हो, जो हर तरह के इलाज करने में वो जो अस्पताल सक्षम हो, इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर की मुझे लगता है कि आवश्यकता है, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे विधानसभा क्षेत्र के लिए भी ज़रूरत है। और दूसरा एजुकेशन को लेकर के हमने शुरू में ही कहा है, हमने सभी जगह हम जहाँ भी गए सभी लोगों को यही कहा कि हमारी प्राथमिकता आपको एजुकेशन की जो व्यवस्था है और ख़ासकर हायर स्टडीज़ को लेकर के उसमें सुधार लाना, और सुधार लाने के साथ-साथ एक समस्या हम लोग जो इतने सालों से एक देखते हैं ना, बहुत लोगों की इस बारे में जानकारी नहीं होता है, हम जानकारी दे देते हैं कि +2 पास करने के बाद करीब-करीब 60% बच्चे आपको डिग्री कॉलेजेस में दाखिला ही नहीं ले पाते हैं। और इसका कारण ये नहीं है कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, इसका कारण मात्र सिर्फ ये है कि डिग्री कॉलेजेस में उतने बच्चों के लिए आपको नंबर ऑफ सीट जो होनी चाहिए वो है ही नहीं। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि डिग्री कॉलेजेस हो, पीजी कॉलेजेस हो, वहाँ पर नंबर ऑफ सीट को बढ़ाया जाए। तो हम लोग इस बार आने वाले समय में ये प्रयास करेंगे कि हम लोग अपने ही विधानसभा क्षेत्र में 2 कॉलेजेस कम से कम खोलें, ताकि सफिशिएंट हो सके हम लोगों के विधानसभा क्षेत्र का कोई भी बच्चा आपको +2 करने के बाद स्थानीय रूप से अपने प्रखंड क्षेत्र में उच्च शिक्षा ग्रहण कर सके। उसके साथ-साथ सिर्फ डिग्री कॉलेजेस तक ही हम लोग सीमित नहीं रहेंगे। एक मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर के नाम से एक विधानसभा में मैंने प्रश्न भी किया था, जिसको लेकर के एक कमेटी भी सरकार के द्वारा बना दी गई है। 6 महीने के अंदर में उसको रिपोर्ट भी सौंपना है, और ये सिर्फ हमारे राज्य में पहला तो होगा ही, और हमने मांग भी किया है कि वो हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत में खुले। क्योंकि अब देखेंगे कि बंगाल में हो चाहे उड़ीसा में हो, दोनों जगहों पे यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट एंड कल्चर करके एक सब अपना स्टेट में चलाते हैं, जहाँ पे पूरे राज्य के जितने भी आपको आर्ट है, कल्चर है, चाहे नृत्य है, चाहे गीत संगीत है, सभी चीज़ों को समेटने के लिए और उसको ज़िंदा रखने के लिए और उसको एक तरीके से संरक्षित रखने के लिए, उसके लिए अलग से यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य इन दोनों राज्यों ने करा है। हमने कहा है कि उसी तर्ज पे अब राज्य में भी, हमारा भी राज्य आर्ट, कल्चर, गीत, संगीत सभी चीज़ों पे बहुत रिच है। उसको सही तरीके से एक कोर्सेज़ का रूप अगर दे दिया जाए, उसको स्टडी का पार्ट हम लोग बना दिया जाए, पोस्ट पीजी की डिग्री आपको इन सब चीज़ों पे मिले, तो मुझे लगता है कि एक एग्ज़ाम्पल बनेगा और हम भी अपने आर्ट एंड कल्चर को सही तरीके से संरक्षित कर पाएँगे। तो इस दिशा में हम लोगों ने विधानसभा के पटल पे भी माँग उठाया है, और इसको लेकर के आने वाले समय में भी हम लोग निश्चित रूप से इसको एक टारगेट रखेंगे कि इसको हम लोग पूरा करें। अभी का विधानसभा क्षेत्र का केरल सड़क को लेकर के हमने वहाँ गया था, वहाँ पे सड़क नहीं बनने के कारण कुछ ग्रामीण हैं जो आपसे नाराज़ हैं। क्या कारण था कि वो सड़क विधानसभा चुनाव से पहले बन के तैयार नहीं हो पाई? देखिए, उसके कई कारण हैं, लेकिन उस कारणों पे हम लोगों ने पूरे अच्छे तरीके से काम किया है, उसकी एक्सरसाइज लगभग पूरी कर ली गई है। और उसका एक उदाहरण है कि सलगाड़ी से लेकर के आपको रायता बाड़ीगढ़ वाला रोड का हम लोग शिलान्यास भी कर दिए, उसका काम भी शुरू होगा। लेकिन वो जो 2 सड़कें थी, उसी तकनीकी दिक्कत के कारण उसका निर्माण कार्य नहीं हो पाया है। लेकिन निश्चिंत रहिए, इससे पहले भी कई ऐसे सड़कें थी, पिछले चुनाव में भी कुछ लोगों ने कुछ सड़कों का मुद्दा बनाया था। हमने कहा था कि भाई आपके सड़क का निर्माण कार्य हम लोग पूरा कराएँगे, और उसको हम लोगों ने पूरा भी कराया। उदाहरण के स्वरूप हम आपको बता देते हैं कि बुंडू से लेकर के आपको चुरगी जाने वाली सड़क थी, वो चुनाव के समय में भी लोगों ने बहुत बोला था कि हमारा सड़क का निर्माण इतने दिन से नहीं हो पाया। तो हमने उन सभी को आश्वस्त किया था कि भाई तैयारी पूरी कर ली गई है, चुनाव के बाद आपका निश्चित रूप से हम इस सड़क का काम कराएँगे, और हम लोगों ने उसका काम भी कराया भी। आज आप जा कर के देख सकते हैं वो सड़क कितनी अच्छी तरीके से बनी है। और मेरा ये मानना है कि कोई भी सड़क को लेकर खास करके हम लोग एक मानक मापदंड बना के चलते हैं कि सड़क अच्छी बने और गुणवत्तायुक्त बने और लंबे समय तक टिके। नहीं तो फिर सड़कें बनती हैं 6 महीने में टूट जाएगी, तो वो सड़क बनाने का कोई मतलब नहीं है। और दूसरा क्या है कि वो सड़क चूँकि जल संसाधन विभाग के कैनाल के ऊपर में सड़क बनी हुई है,
और उसके लिए आपको बिना जल संसाधन विभाग के एनओसी लिए हुए आप उसके ऊपर में सड़क निर्माण कार्य नहीं करा सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले सोचे थे कि इसको पीडब्ल्यूडी विभाग से बनाएं, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग का सबसे बड़ा नॉर्म्स ये है कि वे 30 फीट कम से मिनिमम 30 फीट वो सड़क बनाती है। और उनका जो चूँकि वो बहुत भारी रोलर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, जिससे केनाल भी टूटने का संभावना थी। तो उस जल संसाधन विभाग ने आपको पीडब्ल्यूडी को अनुमति नहीं दिया, तो फिर हम लोग फिर आरडब्ल्यूडी को हमने कहा। तो जब आरडब्ल्यूडी से ये जब सड़कें बनाने की बात हुई, तो वहाँ भी जल संसाधन विभाग के कई ऐसे आपको दिक्कतें थे, जिसको हम लोगों ने बातचीत करके दोनों विभाग के चीफ इंजीनियर के साथ बिठा करके एक आपसी सहमति बना करके फिर बाद में एनओसी तय हुआ। तय होने के बाद में उस रोड की तकनीकी स्वीकृति भी हो चुकी है, बस उसकी प्रशासनिक स्वीकृति बची हुई थी। इस बीच में आप देखिए कि 1 महीना पहले ही आपको चुनाव की घोषणा कर दी जाती है। ये तो जबकि नियम से आपको नवंबर 10 तारीख के बाद में हम लोग देखे हैं कि चुनाव की घोषणा होती है। लेकिन चलिए, हम लोगों ने जो भी दिक्कतें थी, तकनीकी जो दिक्कतें थी उसको हम लोगों ने समाधान कर लिया है। बस प्रशासनिक स्वीकृति को वो सड़क बचा हुआ है। हम आज भी कह रहे हैं कि बाकी और सड़कों का विधानसभा क्षेत्र में हमने अगर निर्माण कराया है, तो उस सड़क का भी निर्माण कार्य नहीं छूटेगा। आप देखिए कि बड़ी-बड़ी सड़कें जितने भी थी, सभी का निर्माण कार्य हुआ, कंप्लीट भी हुआ और कई सड़कें आज के दिन में निर्माणाधीन काम चल रहा है उनके ऊपर में। तो हम किसी सड़क के प्रति ऐसा नहीं है कि वहाँ पर काम नहीं करना चाहते, ऐसी बात नहीं है। और एक बात बता दें तो केनाल क्षेत्र के अंतर्गत में कई ऐसी सड़कें हैं जिनका निर्माण कार्य अभी चल रहा है, जिसका हमने हाल में भी शिलान्यास बात नहीं है। और एक बात बता दें तो केनाल क्षेत्र के अंतर्गत में कई ऐसी सड़कें हैं जिनका निर्माण कार्य अभी चल रहा है, जिसका हमने हाल में भी शिलान्यास किया है। तो ऐसा नहीं है कि वो 2 रोड सड़कें छूट गई जिसको हम लोग पूरा नहीं कर पाए, तो बाकी और सड़कों को हमने छोड़ दिया, ऐसी बात नहीं है। उसी क्षेत्र के अंतर्गत में अभी हाल-फिलहाल में हमने कई सड़कों का शिलान्यास किया। आप देखिए कि अभी आपका पेड़ाईडी से सरमाली तक का सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। फिर आपका अभी क्या नाम है, सरमाली से डेरू तक के निर्माण कार्य चलेगा। अभी आपका डोरिया मोड़ से लेकर के आपको पेड़ाईडी से पहले आपको केनाल तक उसका निर्माण कार्य चलेगा। फिर आपको हम लोगों ने कुरकुटा गांव एक समय में जो टापू की तरह हुआ करता था, उसको निकाला। बारूकांडे का सड़क का शिलान्यास हमने हाल फिलहाल में हम लोगों ने किया। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे हमने वहाँ उसी क्षेत्र में गांव के लोगों को सड़कें पहुँचाई हैं। तो हमारा कमिटमेंट अगर किसी क्षेत्र में अगर नहीं करना रहता, तो बाकी जगहों पे भी हम लोग काम क्यों करते हैं। तो हम लोग बहुत सकारात्मक सोच से चलने वाले लोग हैं। हम लोग प्रयास करते हैं कि लोगों का काम हम लोग करते जाएं। हाँ, कुछ चीज़ें हम ये मानते हैं कि हर चीज़ 100% नहीं है, लेकिन हम लोग फिर भी प्रयास करते हैं कि 100% का टारगेट लेकर के काम करें। तो हम आज भी आपके सामने ये कह रहे हैं कि जैसे ही चुनाव संपन्न हो जाते हैं, निश्चिंत रहिए, दोनों सड़कों का निर्माण कार्य सबसे सर्वप्रथम उन्हीं 2 सड़कों का निर्माण कार्य होगा, उसके बाद बाकी सड़कें बनेगी। आपके 5 साल के कार्यकाल में कौन ऐसा काम आप करना चाहते हैं कि जो कंप्लीट नहीं हुआ है, जो उसको आगे आप करना ये हमने सीधे से आपको कहा कि हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में होंगी, जिसके ऊपर में हम लोग सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे और सबसे ज़्यादा उसके ऊपर काम करेंगे। साथ में हम लोग क्षेत्र के किसान किस तरीके से आत्मनिर्भर बन सकते हैं, और हम लोग प्रयास करेंगे कि कम से कम साल में 2 बार की खेती किस तरीके से की जाए, उसके अवसर कैसे प्रदान किए जाए, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। लास्ट सवाल आपसे लेना चाहेंगे, क्या लगता है इस बार झारखंड में इस बार फिर से अमन सरकार? निश्चित रूप से सरकार ने बहुत सकारात्मक रूप से आम लोगों के लिए और खासकर गांव में रहने वाले लोगों के लिए और बिना भेदभाव, बिना पक्षपात किए हुए लोगों के लिए काम किया है। और बहुत सकारात्मक रूप रखते हुए देखिए, आज जो पूरे देश में महंगाई की जो स्थिति है, उस महंगाई की स्थिति में भारत सरकार ने किसी को राहत देने का कोई काम किया है क्या? मुझे नहीं लगता कोई ऐसा एक काम गिना दीजिए जो भारत सरकार ने सीधे तरीके से आम जनता को राहत पहुंचाने का काम किया। लेकिन
मैं हेमंत जी को धन्यवाद देता हूँ कि इस महंगाई के दौर में भी राज्य की जनता को, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किसी भी तबके के लोग हों, सबके लिए समान दृष्टिकोण से राहत पहुंचाने वाले कई योजनाएं शुरू की। मैं उसमें आपको गिना देता हूँ। एक मैया सम्मान निधि हेमंत जी ने शुरू की, जो राज्य की हमारी आधी आबादी, हमारी बहनों के लिए, उनको सशक्त करने के लिए योजना उन्होंने शुरू की। उसके साथ में आप देखिए कि 3 साल पहले सर्वजन पेंशन योजना की शुरुआत हुई, जिसमें हमारे बड़े बुजुर्गों को, जो एक समय में मुझे लगता है कि पेंशन प्राप्त करने के लिए प्रखंड मुख्यालयों के प्रत्येक साल एक नज़ारा रहता था कि 5,000 10,000 हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं लाइन में खड़ी रहती थी, या फिर जो प्रखंड मुख्यालय को जो चक्कर काटती थी, उस तकलीफ को देखते हुए हेमंत जी ने सर्वजन पेंशन योजना की शुरुआत की, और आज वो योजना अनवरत चल रही है और बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। आप देखिए कि आज के दिन में आप गांव में जाएंगे, अगर किसी को पूछिएगा कि भाई कोई ऐसा है कि किन्हीं को पेंशन नहीं मिलता, तो बहुत कम ही जिन ऐसे लोग होंगे जो जिनको पेंशन नहीं मिलता होगा, या फिर जिनके कागज में कहीं कोई त्रुटि है, उन वही इस योजना के लाभ से वंचित रह गए हैं। आप देखिए किसानों की जो ऋण माफ़ी की योजना लाई सरकार, 2 लाख तक के जो केसीसी लोन्स थे उनको राहत दिया गया, और साथ साथ उन लोगों को भी राहत मिला जो जिनके खाते एनपीए हो गए थे, जिनके खाते ब्लैकलिस्टेड हो गए थे, उनके खातों को, उन खाता धारकों को भी आपको राहत दिया गया सरकार की तरफ से। और सबसे बड़ी बात तो राज्य के एक बड़ी आबादी को, लगभग 90% से ज़्यादा लोगों को बिजली माफ़ी की योजना का लाभ मिला। कई लोग तो इतने थे कि किसी का 20,000 25,000 30,000 तक का बकाया हो गया था और दे नहीं पा रहे थे। और उसके साथ साथ में राज्य सरकार ने 200 यूनिट बिजली भी फ्री दे रही है। तो मेरा कहने का सिर्फ इतना ही, इन सभी चीज़ों को अगर हम मिला देते हैं तो राज्य सरकार ने प्रत्येक परिवार के लिए, आप ये कह सकते हैं कि 2 ढाई 3 हज़ार रुपये तक का खर्चा अपने कंधे पर राज्यवासियों को ले लिया। इसको अगर सब चीज़ को आप योजनाओं को जोड़ देंगे तो आप देखिए कि इस महंगाई के दौर में भी हेमंत जी ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए लोगों को राहत देने के लिए इतना सब कुछ किया है। और ये सारी योजनाएं जनता के दिल में, दिमाग में बस चुकी है, और हेमंत जी भी प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक महिलाओं के दिल में आज के दिन में बसते हैं। मुझे लगता है कि सरकार को रिपीट करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और सरकार पिछली बार जितने बहुमत के साथ आई तो उससे बड़े बहुमत के साथ आई। लास्ट में भैया, इस विधानसभा चुनाव को लेकर के, वोटिंग को लेकर क्या कहना चाहिएगा लोगों से? निश्चित तौर से सभी लोगों को निकल के मतदान करना चाहिए, और एक एक मत का बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है। और मेरा निवेदन है अपने क्षेत्र के मतदाताओं से और पूरे राज्य के मतदाताओं से कि ज़रूर अपने मतदान के अधिकार का आप सभी लोग प्रयोग करिए, कि आपका एक मत आपका विचार होता है, और उस विचार से पूरा राज्य चलता है। और इसी मत के प्रभाव से हेमंत जी पिछले चुनाव में मुख्यमंत्री बने, और उसका प्रभाव, उनकी योजनाएं, जो डबल इंजन की सरकार में पिछली बार कुछ भी देखने को नहीं मिला, वो सिंगल इंजन की सरकार, माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व वाली सरकार ने कई योजनाएं राज्य के लोगों के लिए खड़ी की। तो आपने सुन रहे थे